Assalamualaikum. Today we are going to discuss small vessel vasculitis. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, ठीक है। उसमें हमने जाइंटल आर्टराइटिस पढ़ा था, टाकायासु आर्टराइटिस पढ़ा था, मीडियम वेस्कुलाइटिस में हमने पैन पढ़ा था, ठीक है। कावासाकी डिजीज़ एंड बर्गर डिजीज़ पढ़ा था, ठीक है। अब हमने पढ़ना है स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में हमने जो है वो 4 तरह की डिजीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हमारे पास आती है वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस। वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस होती है। सेकंड वन इज़ माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, थर्ड इज़ श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम एंड फोर्थ वन इज़ हिनोलियन पर्परा, ठीक है। वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस क्या होती है? इट इज़ अ नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमेटस वेस्कुलाइटिस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट होती है नेज़ोफेरिंक्स की, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसके अलावा लंग्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किडनीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। किडनीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। इसमें कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? लंग्स, नेज़ोफेरिंक्स एंड किडनी, ठीक है। अगर हमारे फिर प्रेजेंटेशन क्या होगी? अगर नेज़ोफेरिंक्स इन्वॉल्व होगा तो साइनोसाइटिस होगा, ठीक है। नेज़ोफेरिंजियल अल्सरेशन हो रही होगी वहाँ पे, ठीक है। और अगर लंग्स इन्वॉल्व होंगे तो बायलेटरल नोड्यूलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स होंगे। इसके अलावा ब्लडी वॉमिटिंग होगी, ठीक है। किडनीज इन्वॉल्व होंगी तो हमारे पास हीमाजूरिया होगा, ठीक है। और प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म का होता है न्यूक्लियस। अगर हम फॉर एग्जांपल ये बात करें कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूट्रोफिल है, ठीक है। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, अगर तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट बनती हैं तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं CN का, ठीक है। लेकिन अगर यही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो न्यूक्लियस के अगेंस्ट या फिर जो हमारे पास पेरी न्यूक्लियर एरिया होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग जो PN का, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिलिक साइड एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज, ठीक है, PN का, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट बनती हैं उसको बोलते हैं CN का, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस में क्या होता है? इसमें हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़ कौन से वाली होती हैं? CN का होती है। सीरम CN का जो है वो एलिवेटेड होता है, मतलब साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक हो गया। बायोप्सी अगर हम करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा? हमें लार्ज नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास नज़र आएंगे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? स्टेरॉइड्स देते हैं, एनसाइक्लोफॉस्फामाइड देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? वेजिनल ग्रैन्युलोमेटोसिस में हमने क्या पढ़ा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है नेज़ोफेरिंक्स की, लंग्स की एंड किडनीज़ की, ठीक है। पेशेंट इन तीनों कंप्लेंट्स के साथ आएगा और इसमें सीरम CN का के लेवल ज़्यादा होते हैं और बायोप्सी भी हमें नेक्रोटाइजिंग ग्रैन्युलोमास मिलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पे चलते हैं जो कि है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ठीक है। इसकी भी सेम वही है जैसे कि वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ लंग्स एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसमें ना तो हमारे पास जो है नेज़ोफेरिंक्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ना नेज़ोफेरिंक्स की इन्वॉल्वमेंट है और ना ही हमें इसमें जो है वो ग्रैन्युलोमास नज़र आते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें इसमें नहीं नज़र आती, ठीक है। और इसमें हमारे पास सीरम PN का लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड किडनी। प्रेजेंटेशन इसकी सिमिलर टू वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस, लेकिन इसमें नेज़ोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होती और ग्रैनुलोमास भी जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और सीरम PN का लेवल जो है वो इसमें ज़्यादा होते हैं। वैगनर ग्रैन्युलोमेटोसिस में क्या था? उसमें सीरम CN का लेवल ज़्यादा थे और उसमें इन एडिशन टू डेथ ऑफ द लंग्स एंड किडनी हमारे पास नेज़ोफेरिंजियल इन्वॉल्वमेंट थी। इसमें CN का के लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, सॉरी इसमें PN का के लेवल ज़्यादा हैं, उसमें CN का के लेवल ज़्यादा थे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट भी जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं एंड साइक्लोफॉस्फामाइड है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम। श्रग-स्ट्रॉस सिंड्रोम में भी हमारे पास PN का के लेवल्स ही ज़्यादा होते हैं,
तो इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस में? इसमें ये होता है कि इसमें हमारे पास इओसिनोफिल्स के लेवल ज़्यादा मिलते हैं, मार्क्ड इओसिनोफिलिया हुआ होता है, और इसके अलावा जो है वो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है इन एडिशन टू दैट ऑफ द लंग्स, और हमें एस्थमा मिलता है, ठीक है, एस्थमा करेक्टरिस्टिक फीचर मिलती है, और पेरिफेरल इओसिनोफिलिया मिलता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास हिनोलियन परपरा। इसमें अब हमें परपरा मिलेंगे, इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या होगा कि ये जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, क्या मिलता है कि हमें परपरा मिलते हैं ऑन द बटक्स एंड लेग्स पे, ठीक है, जीआई पेन मिलती है एंड ब्लीडिंग होती है, ठीक है, हिमाचूरिया मिलता है। और ये कब होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है ना, जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से जो है आईजीए लेवल्स जो होते हैं, आईजीए लेवल्स जो हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, और ये आईजीए लेवल्स जो है ना जाके ब्लड वेसल में जाके ना इम्यून कम्प्लेक्सेस बना देते हैं, वहाँ पे जाके डेपोजिशन करवा देते हैं, इस तरह डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे जाके इम्यून कम्प्लेक्सेस, ठीक है, और वेस्कुलाइटिस हो जाते हैं। तो ये बात उसने की हुई है कि हिनोशिनोलियन परपरा में क्या होता है कि वेस्कुलाइटिस होता है ड्यू टू IgA immune complex deposition present with palpable purpura on buttocks and legs, and it is associated with GI pain and bleeding and hematuria and usually occurs following an upper respiratory tract infection, ठीक है, और डिजीज़ ये सेल्फ लिमिटेड होती है, ठीक है, और स्टेरॉइड से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि स्मॉल वेस्कुलाइटिस में 4 तरह की डिजीज़ हम देखते हैं: वैगनर ग्रैन्युलोमैटोसिस, माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस एंड स्टोक्स सिंड्रोम एंड हिनोशिनोलियन परपरा। वैगनर ग्रैन्युलोमैटोसिस में हमें क्या होते हैं कि हम नेज़ोफेरिंक्स इन्वॉल्व होता है, लंग्स एंड किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो सी एनका के लेवल ज़्यादा होते हैं। साइटोप्लाज्मिक जो एंटीन्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं। और जो है हमें क्या मिलता है इसमें, माइक्रोस्कोपिक जो पोलियंजाइटिस होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें ना तो ग्रैनुलोमा होते हैं ना ही नेजोफिंजियल इन्वॉल्वमेंट होती है लाइक वैगनर ग्रैन्युलोमैटोसिस, और उसमें जो है वो सीरम पी एन का लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह श्रग-स्ट्रास सिंड्रोम में भी हमें पी एन का के लेवल ज़्यादा मिलते हैं। तो श्रग-स्ट्रास सिंड्रोम को माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस से हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि उसमें जो है मार्क्ड इओसिनोफिलिया होता है और हमें हार्ट की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। इसके अलावा एस्थमा उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। इसी तरह हिनोशिनोलियन परपरा में क्या होता है कि हमें परपरा जो है वो मिलते हैं चिल्ड्रन में बटक्स पे और लेग्स पे। इसके अलावा जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद ही होता है, हमारे पास IgA लेवल ज़्यादा हो जाते हैं जो कि इम्यून कम्प्लेक्सेस बनाते हैं इन द वेसल्स और वहाँ पे जाके वेस्कुलाइटिस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है, और ये सिस्टेमिक भी हो सकती है, पल्मोनरी भी हो सकती है। मोस्टली हम जो पढ़ते हैं वो सिस्टेमिक होती है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन क्या होती है कि जो हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना वो 120/80 होता है। तो अगर जो है वो प्रेशर ग्रेटर देन 140/90 हो जाए तो इसको फिर हम सिस्टेमिक हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसको हम जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है ना उसका काज हमें नहीं मालूम होता, इटियोलॉजी उसकी अननोन होती है, ठीक है। 90% केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, उसका काज हमें मालूम ही नहीं होता, लेकिन उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक एज, रेस, ठीक है, जैसे कि ये अफ्रीकन अमेरिकन में ज़्यादा होती है। इसी तरह ओबेसिटी, ठीक है, स्ट्रेस, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड हाई साल डाइट, वो लोग जो ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं उनमें प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है कि इसमें जो है ना वो हमें इटियोलॉजीज़ की पता है, उसका काज पता है, ठीक है, और ये सिर्फ 5% केसेस में होती है, मतलब जो मोस्टली होती है वो हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होती है, इसका मतलब है, ठीक है, 5% केसेस में होती है। इसमें क्या होता है कि रीनल, इसका काज क्या होता है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुई होती है, इसका जो मोस्ट कॉमन काज है। स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है, हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो ग्लोमेरुलस को कम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, वो हमारे पास रेनिन सीक्रेट करता है। रेनिन जो है वो क्या करती है, एंजियोटेंशन जो होती है ना एंजियोटेंसिनोजन उसको कन्वर्ट करती है इनटू एंजियोटेंशन 1 में, ठीक है, एंजियोटेंशन 1 में कन्वर्ट होगी। देन एंजियोटेंशन 1 जो है वो एंजियोटेंशन
2 में कन्वर्ट हो जाती है बाय मीन्स ऑफ एंजाइम एज एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। देन एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है, वो ब्लड प्रेशर रेज करती है। कैसे रेज करती है, वो जो होते हैं ना हमारे पास आर्टरियोल्स, उसके स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट करवाती है। स्मूथ मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाती है। तो जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी उसका मतलब है कि जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, बीपी ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा काम क्या करती है कि ये इंक्रीज़ एब्जॉर्प्शन करवाती है, इंक्रीज़ रिलीज़ करवाती है एल्डोस्टेरोन की, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है कि उसने इंक्रीज़ एब्जॉर्प्शन करवानी होती है सोडियम की, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। रिजल्टेंटली क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है, इसको हम रीड कर लेते हैं। क्या होता है कि जो होती है ना स्टेनोसिस की वजह से डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलस हो जाता है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus जो है वो रिस्पॉन्ड करता है बाय सीक्रेटिंग रेनिन, जो कि कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में। देन एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एंजियोटेंसिन 2 में बाय मींस ऑफ एज एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है, रेज करती है ब्लड प्रेशर बाय कंट्रैक्टिंग आर्टरियोलस स्मूथ मसल, ठीक है, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है और रिजल्टेंटली ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरा काम क्या करती है कि इंक्रीज़ करवाती है रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। वो क्या करता है, इंक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम करवाता है इन द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स। तो रिजल्टेंटली क्या होता है, हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो जाती है। और देन क्या होता है कि हाइपरटेंशन की वजह से अब जिस किडनी को हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं जा रही उसकी फिर क्या होगी, एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, लो ब्लड फ्लो की वजह से, ठीक है। और देन स्टेनोसिस के उसने काजेज़ बताए हुए हैं कि मेल्स में उसके काज क्या होता है, आथेरोस्क्लेरोसिस, और फीमेल में क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। अगर कोई मेल रिप्रेजेंट करता है हाइपरटेंशन के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें आथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और अगर फीमेल प्रेजेंट करती है तो फिर हम फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया की तरफ जाएंगे। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया क्या होता है कि इट इज़ अ डेवलपमेंटल डिफेक्ट ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। इसमें क्या होता है कि इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज की, ठीक है, स्पेशली रीनल आर्टरी की, ठीक है, जिसकी वजह से जब थिकनिंग हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, स्टेनोसिस हो जाएगी रीनल आर्टरी की। तो ये होता है। देन हमारे पास है बिनाइन एंड मलिग्नेंट हाइपरटेंशन। बिनाइन हाइपरटेंशन जो है ना वो क्या होती है, माइल्ड टू मॉडरेट एलिवेशन होती है इसमें ब्लड प्रेशर की, ठीक है, और मोस्ट केसेस जो होते हैं वो बिनाइन हाइपरटेंशन के होते हैं, और ये क्लिनिकली साइलेंट होती है, ठीक है। और जो वेसल्स और ऑर्गन्स हैं ना वो स्लोली जो है वो डैमेज होते हैं ओवर विद अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जो malignant हाइपरटेंशन होती है वो लेस कॉमन होती है, 5% केसेस में नज़र आती है, और उसमें क्या होता है, सीवियर एलिवेशन हो जाती है ब्लड प्रेशर की, ग्रेटर देन 180/20, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये क्यों होती है, या तो प्री एग्जिस्टिंग बिनाइन हाइपरटेंशन जिन पेशेंट्स को हो उनमें हो जाती है, या फिर डी नोवो हो जाती है, ठीक है। और पेशेंट प्रेजेंट कैसे करती है, एक्यूट एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है, एक्यूट रिनल फेलियर, हेडिक एंड पेपिलर एडीमा होगा। जाहिर है जब इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई है 180/120 है तो फिर ये एक्यूट रिनल फेलियर, हेडिक एंड पेपिलर एडीमा तो होगा ही, और ये प्रेजेंट करती है एज मेडिकल एमरजेंसी, ठीक है। This is all about small vessel vasculitis and hypertension.